इससे पहले हमने जो है रैम रोम इनके बारे में रीड आउट कर लिया हुआ है। अब हमने सीपीयू के बारे में भी पढ़ लिया था। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, एक्चुअली जहाँ पे आपका डाटा सीपीयू के अंदर स्टोर होता है उसको देखते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। जी, सीपीयू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। रजिस्टर्स आपके जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन हाई स्पीड होती हैं। मेमोरी होती है मेमोरी ही है लेकिन स्मॉल, ठीक है। रैम तो है ना, रैम के तो स्पेसिफिक है कि उसमें सारी टेम्परेरी मेमोरी है, उसके अंदर चीज़ें स्टोर की जाती हैं। लेकिन ये जो है रजिस्टर्स आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। जिस सीपीयू जो है आपका ब्रेन जो है वो भी ना किसी तरीके से ऑर्गन्स के ज़रिए जो डाटा है वो सेव करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे सीपीयू जो है कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स की फॉर्म में डाटा जो है वो सेव करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो टेम्परेरी हैं, मतलब वॉलेटाइल हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। आपका जो डाटा है वो रजिस्टर के अंदर कैसे कहाँ से स्टोर होता है? फ्रॉम द मेन मेमोरी। CPU contains a number of registers. Each registers has predefined function। और इसमें हर जो रजिस्टर्स होता है उसके अपने ही फंक्शन स्पेसिफाइड होते हैं। यहाँ पे हमने इन डिटेल नहीं करना इसको, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन रजिस्टर्स के नाम करेंगे। जैसे कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिसमें हम पीसी, जिसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर, मेमोरी बफर रजिस्टर्स एमबीआर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स, ठीक है। ये थे आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। इसके अलावा आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उसमें आपके आते हैं एक्यूमुलेटर, बेस, काउंट, डाटा, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, बी स्टैंड फॉर बेस, सी स्टैंड फॉर काउंट एंड डी स्टैंड फॉर डाटा। तो हमने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। एक्यूमुलेटर ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो अभी हमने ऊपर देखे थे, एम ए आर, एम बी आर, वो आपके स्पेसिफिक पर्पस थे। ये वही चीज़ ही है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर्स, ठीक है, डाटा रजिस्टर्स, ये वही हैं। इसके अलावा आपके होते हैं डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स। तीन तरह के हैं ना, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और आपके सेगमेंट रजिस्टर्स। अब सेगमेंट रजिस्टर्स कौन कौन से हैं? कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, बस। जी, अब टर्म आती है आपकी पोर्ट्स की। व्हाट आर पोर्ट्स? पोर्ट्स क्या होती हैं? हम कहते हैं ना यूएसबी पोर्ट है, चार्जर पोर्ट है, आपकी इंटरनेट पोर्ट है, आपके पीसीस के अंदर लगी होती हैं डिफरेंट।
पोर्ट्स की स्पेस बनी, तो यूएसबी आप लोगों ने यूज़ की होगी लाजमी, तो यूएसबी की पोर्ट भी देखी होगी कौन सी है, तो उनको कहते हैं हम पोर्ट, जिसके अंदर आप अपनी मतलब डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, उनको हम टर्शरी डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, थर्ड लेवल वाली डिवाइसेस टर्शरी डिवाइसेस। अब पोर्ट इज़ एन इंटरफेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब पोर्ट क्या होती है? पोर्ट क्या होती है? पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस है और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। It is used to connect peripheral devices with the computer such as printer, keyboard और mouse। बेटा हमने peripheral devices को मैंने इतनी बार बता दिया, peripheral devices वही जो easily हम एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आपकी USB होगी, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हम उसको उतार सकते हैं ना, तो ये होती हैं आपकी peripheral devices। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में सिर्फ आप इनके नाम याद कर लें। सीरियल पोर्ट होती हैं और आपकी पैरेलल पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, चलिए ये भी बता देते हैं सीरियल पोर्ट्स क्या होती हैं। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट किसे कहते हैं? सीरियल पोर्ट ऐसी पोर्ट है जिसके अंदर आपकी जो ट्रांसमिशन होती है वन बिट होती है एट अ टाइम। ठीक है, एक वक्त में वन बिट ट्रांसमिट होगा आपका जो भी डाटा है वो। और आपकी पैरेलल पोर्ट अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट मैनी बिट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। और पैरेलल पोर्ट बेटा आपकी प्रिंटर वगैरह जो होते हैं ना, प्रिंटर्स वगैरह, उसके लिए होती है। देखिए ये आपकी पैरेलल पोर्ट है, ये आपकी सीरियल पोर्ट है। ये वन बिट एट अ टाइम करेगी ये वाली सीरियल पोर्ट, और जो पैरेलल पोर्ट फॉर प्रिंटर है वो आपकी मैनी बिट्स को एट अ टाइम जो है वो सेंड कर सकते हैं। प्रिंटर हम कितनी कमांड्स एट अ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके बगैर आपकी कंप्यूटर तो वैसे ही काम नहीं करता। हाँ जी, ओ एस। व्हाट इज ओ एस? सम नेम सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। तो भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ प्रोग्राम है, मतलब कि डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम। मैं आपको पीडीएफ शो की हुई है, मैं वर्ड के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं गूगल के ऊपर काम कर रही हूँ, मोजिला के ऊपर काम कर रही हूँ, जूम भी चला रही हूँ, सारा कुछ एक साथ चला रही हूँ। तो बेटा ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सेट ऑफ प्रोग्राम जो मैनेज कर रहा है हर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एंड ऑपरेशंस को। ठीक है, आ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप खुद सोच के बताएं, अगर विंडो ही नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर कोई काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो इसलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का? आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना लाजमी है। विंडो हो गई, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, तो ये तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। आप लोगों को तो विंडो तो लाजमी पता होंगी कि विंडोज़ होती हैं। विंडो 7 कहते हैं जी, विंडो एक्सपी सुनी है, विंडो 10 सुनी है, तो ये होती हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे जो इंटरफेस नज़र आ रहा है या आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो कमाल है, जिसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एंड चेक्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑन किया जाता है, पावर ऑन आप अपने पीसी को करते हैं, तो आपका कंप्यूटर जो है वो सारे पार्ट्स अगर प्रॉपरली चलाएगा तो आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे, अदरवाइज उसके ऊपर काम जो है वो पॉसिबल नहीं है।
It manages all operations on the computer after loading in the memory. ये क्या करेगा, मैनेज करेगा ऑल ऑपरेशन को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के ऊपर आफ्टर लोडिंग द मेमोरी। ठीक है, जो भी आप सारे काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है कि जो भी आप काम करेंगे सारी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ख्वाह वो मेमोरी में डाटा है, ठीक है, मेमोरी से लेकर वो आपको सीपीयू तक दे देगा, सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करवा देगा। दी फॉलोइंग फिगर शो दी that the operating system act as an interface between the user and the computer hardware. ये है आपका कंप्यूटर, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है आपका यूज़र। यूज़र हम हैं। हम कैसे, हम किसको देख रहे हैं भाई, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे हैं। हम, ये विंडो है आपके सामने, विंडो ओपन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है, आप कंप्यूटर के अंदर नहीं झांक रहे। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, मतलब हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपका यूज़र है। यूज़र किसको देख रहा है, हम किसको देख रहे हैं, हम भी तो यूज़र ही हैं। हम किसको व्यू कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को व्यू कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने पीडीएफ इंस्टॉल की हुई है। ये कौन पीडीएफ, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज़र का सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो यूज़र जिसके ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, कोई भी फाइल ओपन कर रहा है, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आजकल चल रहे हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पता है। ठीक है, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, सन सोलरीज हो गया, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम हैं। हाँ जी, टर्म है बूटिंग। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने लगे हैं। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। बूटिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करते हैं। देखो, हम पावर ऑन करते हैं, कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स द कंप्यूटर टू वर्क। जी हाँ जी, यहाँ पे अब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर लिया, तो इसका मतलब है आपका कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करेगा। इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट रेडी टू वर्क। ये क्या करता है? बूटिंग का क्या काम है? आपके कंप्यूटर को स्टार्टिंग देना और रीस्टार्ट करना। रीस्टार्टिंग मतलब होता है, अब ऑप्शन है ना कि पावर ऑफ नहीं करना, लेकिन कुछ अपडेशन होनी है तो वो रीस्टार्ट हम वहाँ पे कर लेते हैं। तो ये बूटिंग, ये प्रोसेस है जिसमें हम स्टार्ट और रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये रहने दें। जी, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें आपकी आती है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। लो लेवल में दो तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, एक होती है आपकी मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर की समझ में होती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। मुझे नहीं समझ आएगी, मुझे 0 1 की लैंग्वेज नहीं समझ आएगी, मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मैं ह्यूमन हूँ। तो जो भी लैंग्वेज है 0 1 की, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज, अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। हाँ जी भाई, आपकी जो इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आपकी मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। सिर्फ आपका कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, हम नहीं से अंडरस्टैंड कर सकते। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर सीपीयू प्रोसेसिंग चला रहा है, तो हमें उसकी समझ में मतलब हमें उसकी समझ नहीं आएगी। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये एक्चुअली ये भी आपकी लो लेवल ही लैंग्वेज है, लेकिन मशीन लैंग्वेज से एक लेवल अप होती है। इसमें हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, हम बाइनरी कोड मतलब 0 1 यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसमें नेमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं, नेमोनिक्स।
नेमोनिक स्पेशल टाइप्स के सिंबल्स होते हैं, लेकिन वो बाइनरी कोड नहीं होते, मतलब वो 0 1 की फॉर्म में नहीं होता. सच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर. असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज. सो हम यहाँ पे जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 1 में उसको कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक्चुअली जो भी अरिथमेटिक फंक्शन है वो इसके ऊपर परफॉर्म नहीं होंगे. तो जो भी आपके सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है, तो उसको हम सम टाइम सिंबॉलिक लैंग्वेज का नाम देते हैं. हाँ जी, हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं. हाई लेवल लैंग्वेज में ये देखें, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज. हाँ जी, जैसे कि इंग्लिश हो गई, जो आप समझ आ रही है, जो आपको इजीली समझ आ जाएगी वो लैंग्वेज. आप इनपुट दे रहे हैं और मतलब इनपुट प्रिंट ईटीसी, ये बेटा सी प्लस प्लस होती है बुक, उसके ऊपर या सी बुक होती है, वहाँ पे हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं. इनपुट हो गया एंड प्रिंट हो गया ईटीसी. तो कुछ ये एग्जांपल्स हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की. बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, कोबोल, विजुअल बेसिक, जावा, सी और सी प्लस प्लस. सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस देखते हैं. सोर्स कोड क्या क्या होता है? सोर्स कोड, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों ने. हाँ जी, जो आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, मतलब ह्यूमन जिसे समझ सकता है, मैं जिसे समझ सकती हूँ, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, उर्दू में लिख रही हूँ, ये आपका सोर्स कोड है. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना. ऑब्जेक्ट कोड क्या है? आप प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. भैया अब ऑब्जेक्ट कोड आपका कोड नहीं है, वो कोड होता है कंप्यूटर का कोड. वो कंप्यूटर को समझ में आएगा, जिसे हम 0 और 1 की लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. हाँ जी, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स होते हैं. लैंग्वेज पर ट्रांसलेटर क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज इज इन टू अ मशीन कोड. आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ना बेटा, उसने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, मतलब कि आपकी मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है. मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना. देखिए कितने नाम है. हाई लेवल लैंग्वेज भी तो सोर्स कोड ही था, तो सोर्स कोड को हाई लेवल कह सकते हैं ना हम. सोर्स कोड लिख लो, हाई लेवल लैंग्वेज लिख लो, असेंबली लैंग्वेज लिख लो, मशीन लिख लो, या फिर इनका अल्टरनेट ऑब्जेक्ट कोड लिख लो, बात एक ही है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. तो ये 3 टाइप्स के हैं. एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल. मतलब एक साथ सारी इंफॉर्मेशन, मैंने कोई ऐसे लिखा है तो वो एक साथ उसको रन करेगा. ठीक है, या कोई भी चीज़ लिखी है तो वो एक साथ सारी इंस्ट्रक्शन को चलाएगा. ठीक है, तो ये होता है आपका कंपाइलर. होल होल प्रोग्राम को एक साथ काम करवाना. सोर्स प्रोग्राम एज अ होल कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड कंपाइलर. इंटरप्रेटर, मैं यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन करवा रही हूँ. ठीक है, डेफिनेशन ही करनी है आप लोगों ने. Interpreter. An interpreter is a program that converts one statement of a program into machine at one time. उस आपका जो कंपाइलर है, देखिए कंप्लीट, कंपाइलर कंप्लीट, सारी एक साथ इंस्ट्रक्शन को चलाएगा. यहाँ पे क्या होगा? 1 बाय 1 एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को किस में कन्वर्ट करेगा? आपके मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा. ये होता है आपका इंटरप्रेटर. असेंबलर क्या होता है? एन असेंबलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. बेटा असेंबलर है तो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? आपकी मशीन लैंग्वेज के. वो बाकी दोनों भी कर रहे हैं, जो आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर, वो भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हाई लेवल को कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, ईटीसी, ये वाली आपको भी मैंने ऊपर एग्जांपल भी दी हैं.
तो थोड़ा सा इनमें ये डिफरेंस है। कंपाइलर जो है वो एज अ होल सारे प्रोग्राम को करता है, मतलब कंप्लीट। इंटरप्रेटर वन टाइम पे एक प्रोग्राम कोड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, आपके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। हाँ जी, डिफरेंस देखते हैं हम इन दोनों के दरमियान में, मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान में। ठीक है, आप लोगों ने मेमोरी भी पढ़ ली है और स्टोरेज भी पढ़ ली हुई है। स्टोरेज आपकी जो है परमानेंट डिवाइसेस, सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज। और मेमोरी आपकी रैम और रोम ईटीसी, ये आपकी मेमोरी में आता है। मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, यस, मेमोरी डमी सी है, इसमें मतलब ज़्यादा देर डाटा नहीं रहता। जब आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं वो तब तक चलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। स्टोरेज इज़ नॉन वॉलेटाइल, यस, जब तक आप उसे अपने हाथों से डिलीट नहीं करेंगे ना तब तक वो पड़ा रहेगा आपके स्टोरेज में। मेमोरी, इट इज़ फास्टर देन द स्टोरेज। जो आपकी मेमोरी है वो आपकी स्टोरेज से फास्टर इस सेंस में है कि स्टोरेज एक्चुअली सिर्फ स्टोर करने के लिए है। जो आपने काम करना है वो आपको फिर मेमोरी के अंदर आना पड़ेगा। स्टोरेज, इट इज़ स्लोअर देन द मेमोरी, यस। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन मेमोरी। प्रोग्राम्स आर कॉपीड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, यस, देखिए मुझे जो भी प्रोग्राम चलाना है वो मुझे रैम के अंदर लाना पड़ेगा। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वही देखे ना, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स को स्टोर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेमोरी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज लेस देन स्टोरेज, यस, इसकी मेमोरी 8 GB होगी, 2 GB होगी, 4 GB हो गई, इतनी ही रहेगी। लेकिन जो आपकी स्टोरेज है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मोर देन होती है मेमोरी से, बिकॉज ये तो 500, 1000 टेराबाइट, पीटाबाइट, इनमें जाके मिलियन बिलियंस में हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं।